हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट का लास्ट पार्ट 4। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसमें लग गया थोड़े से हमें टाइम और काफ़ी सारे पार्ट्स भी हमें बनाने पड़े। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दांडी मार्च के बारे में कि किस तरीके से गांधी जी ने जो नमक का जो कानून था उसको तोड़ा था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। मार्च टू दांडी। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। जो पूर्ण स्वराज है यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस है वो खुद से तो आएगा नहीं, उसके लिए तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, अंग्रेज़ों को भगाना पड़ेगा। 1930s में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वो एक मार्च मतलब एक यात्रा करेंगे और वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट की क्या थी, मोनोपोली थी, यानी कि जो सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार, वही सिर्फ और सिर्फ नमक बना सकती थी और वही नमक बना के बेच सकती थी। गांधी जी और उनके साथ बाकी नेशनलिस्ट जो थे उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंफुल, बहुत ज़्यादा पाप भरी लगती थी कि टैक्स पे भी सॉल्ट लगता है, क्योंकि जो टैक्स पे भी सॉल्ट लगता है, नहीं सॉल्ट पे भी टैक्स लगता है। भाई जो इतनी ज़्यादा बेसिक चीज़ है, मतलब हर रोज़ आप खाने में नमक तो खा ही रहे हैं, उसमें भी इतना महंगा वो मिल रहा है, टैक्स लग रहा है उस पर, ये तो बहुत। और ऊपर से कुछ करना भी नहीं पड़ता, सॉल्ट तो नेचुरली बनता है, अपने आप ही बन जाता है, नेचर खुद बना देती है सॉल्ट तो समुद्र के किनारे पर। अब सॉल्ट जैसी चीज़ों को भी टैक्स देना पड़ रहा है, ये तो मतलब हमारी फ्रीडम के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। और ये ग्रेवियांस मतलब ये जो दिक्कत थी ये हर किसी की थी, इसलिए क्योंकि अब नमक है, नमक तो सबको खाना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो सबकी परेशानी थी कि टैक्स लगाया जा रहा था सॉल्ट पर। तो गांधी जी और उनके फॉलोअर्स जो कि 240 अराउंड फॉलोअर्स थे, 240 माइल्स वो लोग चल के गए थे। गांधी जी और उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, वो 240 माइल्स चल करके गए थे, साबरमती से लेकर के दांडी तक, कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो कोस्टल टाउन का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो है बसा हुआ था ये टाउन दांडी, और वहाँ जाकर के इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। फिर दे ब्रोक डाउन द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt। तो इन्होंने समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बना लिया था। गांधी जी देखिए पिक कर रहे हैं सॉल्ट, और ये डेट थी 6 अप्रैल 1930, और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था। अब वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटक। वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। काफ़ी अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से जो है वुमेन जुड़ी थी नेशनल मूवमेंट में, चाहे वो जवान हो, बूढ़ी हो, सिंगल हो या मैरिड हो, अर्बन रूरल हर जगह के हर एरिया से, चाहे वो कंजर्वेटिव हाउस होल्ड हो। कंजर्वेटिव का मतलब है कि भाई नहीं निकलने देना है, पूरे पुराने रूढ़िवादियों पर ही चल रहे हैं, या फिर लिबरल हो जो औरतों को आज़ादी देते हो। हर तरीके के बैकग्राउंड से औरतों ने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी था विमेन का, क्योंकि भाई विमेन 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो 50% लोग पार्टी नहीं ले रहे हैं मूवमेंट पे, है ना, तो ये चीज़ तो सही नहीं थी। दोनों ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी और इंडियन नेशनलिस्ट भी ये सोचते थे कि विमेंस का पार्टिसिपेशन जो है वो नेशनल स्ट्रगल को काफ़ी ज़्यादा फोर्स दे देगा। अगर पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट वॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स, वुमेन अपने घर के बाहर निकली जब वो पार्टिसिपेट कर रही थी तो फ्रीडम स्ट्रगल में, और वो it gave them a place in the professions in the government of India and it could pave the way for equality with women। अब वो घर से बाहर निकल रही थी तो नौकरियां भी करेंगी, नौकरियां करेंगी, पैसा कमाएंगी तो मेन के साथ इक्वल ट्रीट की जाएंगी, है ना। व्हाट सच पार्टिसिपेशन मेंट फॉर वुमेन इज़ बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम। तो वुमेन के लिए भाई क्या इंपॉर्टेंस रखता था ये पार्टिसिपेशन, ये वुमेन खुद बताती हैं। अंबाबाई जो कि कर्नाटक की हैं, वो मैरिड थी और उनकी शादी हो चुकी थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी, और 16 साल की थी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, यानी कि वो विधवा हो गई थी। शी पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लीगल शॉप्स इन उडुपी। तो उडुपी कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ पर पिकेटिंग की थी। पिकेटिंग मतलब कि शराब की दुकानों के आगे खड़े हो गई औरतें जाकर के कि भाई यहाँ से शराब मत लो और शराब पीना अच्छा नहीं होता, ये होती है पिकेटिंग, ठीक है। इनको अरेस्ट भी किया गया था और इनको अरेस्ट किया गया, रीअरेस्ट किया गया, कई बार ये मतलब अरेस्ट हुई थी, प्रिजन गई थी। इन्होंने स्पीचेस दी थी और टॉट करी थी, स्पिनिंग होते ना चरखा काटना, ये सब सिखाया था। और प्रभात फेरी मतलब सुबह सुबह गाने गाते हुए नेशनल मूवमेंट के बारे में लोगों को बताते हुए चलते थे, प्रभात फेरी भी ये निकाला करती थी। अंबाबाई रिगार्डेड दीज एज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ बिकॉज दे गेव इट अ पर्पस, अ न्यू पर्पस एंड कमिटमेंट। तो वो कहती है कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो दिन थे वो उनके सबसे खुशी के दिन थे ज़िंदगी के, क्योंकि उस समय इनको एक अपनी लाइफ में कुछ करने का पर्पस मिल गया था। वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। वुमेन को तो राइट मतलब
फाइट करना पड़ता था कि भाई उनको भी हक है देश की आज़ादी के लिए लड़ने का। सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पर फॉर इंस्टेंस इवन महात्मा गांधी वॉज इनिशियली अपोज टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन, मतलब सॉल्ट सत्याग्रह में जब वुमेन जा रही थी पार्टिसिपेट कर रहे तो इवन महात्मा गांधी भी सोच रहे थे कि नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए वुमेन को पार्टिसिपेट, बट सरोजिनी नायडू ने कहा, समझाया गांधी जी को कि वुमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए और फिर पार्टिसिपेट किया था वुमेन ने। फिर देखिए आगे यहाँ पे हमें बताते हैं, यहाँ पे सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी के साथ पेरिस भी गई थी 1931 में। तो एक्टिव इन नेशनल मूवमेंट सिंस इन अर्ली 1920 से ही सरोजिनी नायडू जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था इनका नेशनल मूवमेंट में हमारे, और ये डांडी मार्च की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर रही थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट चुनी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की INC कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुनी गई थी। बहुत बड़ी बात थी भैया उस समय। अब देखिए और किस किस ने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। तो पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, ट्राइबल जंगलों में रहने वाले लोग है ना, इन लोगों ने, विमेन ने, सब ने पार्टिसिपेट किया था। बिजनेस फेडरेशन थी, उन्होंने पब्लिश किया था एक पैम्फलेट ऑन सॉल्ट इशू। पैम्फलेट मतलब एक पर्ची बनाई थी बिजनेस फेडरेशन ने सॉल्ट के इशू के बारे में। गवर्नमेंट ने ट्राई किया क्रश करने का कि पूरी तरीके से किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को जो है क्रश कर दिया जाए, मतलब दबा दिया जाए, और थाउजेंड्स को जेल में भेजा गया। कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट्स, मतलब कंबाइंड स्ट्रगल, सब लोगों ने मिलकर स्ट्रगल करी तो भाई फ्रूट्स भी आए, मतलब फल भी मिला इसका अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 पास किया गया और इसमें प्रिस्क्राइब की गई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब था कि भाई प्रोविंसेस जैसे आज के स्टेट हैं, ऐसे पहले ये जो अंग्रेज़ हुआ करते थे हमारे देश में, तब इन स्टेट्स को प्रोविंसेस कहा जाता था। तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मतलब काफ़ी ज़्यादा आज़ादी दे दी गई थी। एंड गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर इज 1937 में इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए थे कि काफ़ी सारे इंडियंस को काफ़ी फिर राइट्स मिल जाते, क्योंकि इंडियंस उस इलेक्शंस में खड़े होते तो काफ़ी अच्छी पोस्ट भी मिलती है उनको फिर। तो कांग्रेस ने फॉर्म करी थी गवर्नमेंट 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो 11 प्रोविंसेस में थे, 7 में से तो टोटल 11 प्रोविंसेस थी, उसमें से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने ही अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। सितंबर 1939 में आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। तो 1939 में 2 साल तक तो इन्होंने 1937 से 39 तक तो कांग्रेस का रूल ठीक ठाक सा चला। मतलब कांग्रेस का रूल का मतलब है थे तो रूल अंग्रेज ही कर रहे थे, बट काफ़ी सारी पोजीशंस पे अब कांग्रेस के लीडर्स भी थे। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया था 1939 में। अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी दुनिया में। क्रिटिकल ऑफ हिटलर कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। अब मतलब हिटलर के बारे में तो सबको पता था कि वो क्या क्या कर रहा है, कैसे लोगों को मार रहा है अपने ही देश में, तो इसलिए कांग्रेस के लीडर्स ने भी सोचा था कि वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे। बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। अब हमारे देश के लोगों ने कहा, कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अगर अंग्रेज़ों को हम सपोर्ट करते हैं तो बदले में जैसे ही वॉर ख़त्म होती है आप हम लोगों को दे दीजिएगा इंडिपेंडेंस। और बट ब्रिटिश ने ये डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। तो कांग्रेस के जितने भी नेता थे जो इलेक्शन लड़के गए हुए थे, उन्होंने सबने रिज़ाइन कर दिया कि आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो। लखनवीर नायक वॉज हैंग्ड। तो इसमें क्या है कि बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ नबरांगर कांग्रेस उड़ीसा, तो इसमें क्या हुआ कि अगस्त 1942 को 19 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग एट पापरांडी इन नबरंगपुर। तो 19 लोगों की डेथ हो गई थी, पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। तो काफ़ी उसके बाद मर गए थे क्योंकि उनको काफ़ी चोट वगैरह लगी थी। लगभग 300 लोग इंजर्ड हुए थे, चोटें लगी थी उन लोगों को, और थाउजेंड्स को जेल में भेज दिया गया था कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की। और सेवरल वर शॉट और एग्जीक्यूटेड, ज़्यादातर लोगों को शॉट कर दिया था, मार दिया गया था, या फिर उन पर कुछ केसेस चले थे। वीर लखन नायक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर हु डिफाइड द ब्रिटिश रूल वॉज हैंग्ड। तो जो वीर लखन नायक ट्राइबल लीडर थे उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और नायक बाजी टेल्स अस was not worried about being executed, only said that he would not live to see the freedom stone। तो मतलब बाजी नायक को कोई दुख नहीं था कि मतलब उनको सज़ा दी जा रही है या फिर उनको फांसी की सज़ा मिल रही है, बस वो यही इस बात से दुखी थे कि वो आज़ादी देखने के लिए ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो बाजी मोहम्मद मोबिलाइज्ड 20,000 पीपल टू जॉइन नेशनल स्ट्रगल। ही ऑफर्ड सत्याग्रह मैनी टाइम्स ओवर। ही पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सर्व्ड लॉन्ग टर्म जेल्स। तो देखिए कितने लोगों ने हमारे देश में आज़ादी के लिए काम किया है ना।
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब देखिए क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन वाइल रिमेनिंग विद इन द फेडरेशन। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आज़ादी दे दी गई थी प्रोविंसेस को कि अपने डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, बट रहेंगे पूरे एक फेडरेशन में, मतलब देश में ही। अब आगे आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। हम लोगों ने दांडी मार्च के बारे में देख लिया जो कि 1930 में हुई थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लैश विद द पुलिस एवरीवेयर, मैनी थाउजेंड्स वाज अरेस्टेड, ओवर 100 किल्ड, मैनी मोर वर इंजर्ड। तो देखिए पुलिस ने किस तरीके से एट्रॉसिटीज़ करी थी। ये है सुभाष चंद्र बोस, अ रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट लर्निंग्स। बोस डिड नॉट शेयर गांधीज आइडियल ऑफ अहिंसा दो ही रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ द नेशन। तो रेडिकल यानी कि थोड़े उग्र, यानी थोड़ा वायलेंस के साथ अंग्रेज़ों से लड़ने की ये सोच रखा करते थे। सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, समाज की भलाई के बारे में सोचते थे। बोस को गांधी जी के आइडिया से इत्तेफाकिये नहीं रखते थे, मगर गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहा था। In January 1941, he secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany, and raised the Azad Hind Fauj or the Indian National Army to free India from British control। तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी पूरी ऑर्गेनाइज करी थी ताकि अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया जा सके। In 1944, the INA tried to enter India through इम्फाल एंड कोहिमा बट द कैंपेन फेल्ड। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो इम्फाल और कोहिमा से एंटर करने की कोशिश कर रही थी इंडिया में, बट ये कैंपेन फेल हो गया था। INA मेंबर्स को इम्प्रीजन कर लिया गया था और उन पे केसेस चले थे। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट अगेंस्ट द INA ट्रायल्स। तो INA के जो ट्रायल्स हुए थे उसमें सारे के सारे देश के जो नेता हैं वो मतलब आ गए थे कि भाई इनके खिलाफ केस हम नहीं चलने देंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी की तो ऐसा कहते हैं कि डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। अब आता है देखिए क्विट इंडिया एंड लेटर, क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था कि भाई एक नया फेज स्टार्ट करेंगे मूवमेंट का अगेंस्ट ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अंग्रेज़ इंडिया पे एट्रॉसिटीज़ अपनी कम नहीं कर रहे थे। तो इंडियंस ने डिसाइड किया, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि भाई अब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक और आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। टू द पीपल ही सेड, डू और डाई, मतलब करो या मरो, इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। कि भाई आप करो या मरो, मतलब आपको नॉन वायलेंटली फाइट करना है, आपको वायलेंस नहीं करनी है, मारधाड़ नहीं करनी है। कौन कहता था ऐसा? महात्मा गांधी। मगर आपको अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और बाकी सारे जितने भी लीडर्स थे सबको जेल कर दी थी, बट मूवमेंट रुका नहीं था। जो बाकी लोग थे सब बिना लीडरलेस मूवमेंट था ये, मगर लोग नहीं रुके। और जैसे कि पीजेंट हो गए, यूथ हो गए, सबने मतलब सब इकट्ठा हुए और इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। जैसे कि जो पुलिस स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, सब पे अटैक किए गए। काफ़ी सारे एरियाज़ में लोगों ने खुद की भी गवर्नमेंट बना ली थी। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो था ब्रिटिशर्स का, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वर सिवियर रिप्रेशन। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड एंड अराउंड 1,000 किल इन पुलिस फायरिंग। तो पहला रिस्पॉन्स ब्रिटिशर्स का क्या था कि भाई दबा दो। इसमें क्या हुआ था, लगभग 1943 आते आते 90,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया था और 1,000 लोग जो है पुलिस फायरिंग में इनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी सारे जो एरियाज़ थे उस पर मशीन गन जो है ऐसे ही एयरप्लेन से चला दी गई थी लोगों पे। द रिबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली बॉट द राज टू इट्स थिंग्स। मतलब कुछ भी हो जाए, अंग्रेज़ों ने कितना दबाया हो, फिर उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल क्विट इंडिया मूवमेंट रहा था। देखिए 1940 के टाइम पर, अब 1942 के टाइम पे क्विट इंडिया हुआ था, उससे पहले थोड़ा सा टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, मतलब इंडिपेंडेंस, आज़ादी तो मिलने वाली थी हमें, मगर किसके साथ? बंटवारे के साथ। 1940 के टाइम पर मुस्लिम लीग जो है उनको नहीं मतलब था कि देश को आज़ाद कराना है या क्या है, उनको तो भाई बंटवारा चाहिए था बस। वो क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। जो आज का बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान पहले वेस्ट पाकिस्तान था, है ना। तो ईस्ट पाकिस्तान तो भाई आज़ाद हो गया था, है ना, बाद में 1971 में, वो चैप्टर में नहीं है। तो इनको तो सिर्फ और सिर्फ मतलब था किससे, कि भाई ये इनको आज़ादी से नहीं, इनको तो बंटवारे से मतलब था। तो फ्रॉम लेट 1930s लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। तो लीग ने भाई कि मुसलमान और हिंदू जो है साथ में नहीं रहेंगे, और वो तो भाई टू नेशन की थ्योरी पूरी अपनी निकालने लगे थे कि भाई देश का बंटवारा होगा। और हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग ने दंगे भी करवाए थे 1920s 30s के बाद।
है ना, ये अभी हम देखेंगे बॉक्सेस। मोर इम्पॉर्टेंटली प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उसमें लीग कन्विंस हो गई कि भाई हम वो माइनॉरिटी हैं और अगर वो देश में रहे तो मुस्लिम लीग कभी भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसमें तो वही लोग जीतते हैं जिनको लोग सब लोग ओवरऑल सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बट जो मुस्लिम एरियाज थे ना उसमें भी इनकी खुद की मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाई थी। उन्हें लगा था कि मुस्लिम जो है में इवन गो अनप्रेजेंटेड, तो ये मुस्लिम लीग को लगता था कि मुसलमानों को तो कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं। कांग्रेस का रिजेक्शन था कि भाई लीग की जो डिज़ायर थी टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग। तो जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि 1937 में कांग्रेस और लीग मिल करके जॉइंट गवर्नमेंट बना ले, तो कांग्रेस ने मना कर दिया, तो ये भी बात बड़ी बुरी लगी थी लीग को। कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। तो कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज मुस्लिम मासेस। अब कांग्रेस जो है वो इतना ज़्यादा मुसलमानों को इतना मोबिलाइज नहीं कर पाई थी, मतलब इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं कर पाई थी जितना मुस्लिम लीग कर रही थी, तो और ज़्यादा मुसलमान जो है मुस्लिम लीग की तरफ हो गए थे। इट सॉट टू एनलार्ज सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर वर इन जेल। 1940s के टाइम पे जो है ज़्यादातर लीडर्स जेल में थे क्योंकि वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे आज़ादी के लिए, और ये मुस्लिम लीडर्स जो थे मुस्लिम लीग वाले वो नहीं कर रहे थे। तो सारे के सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो जेल में थे, तो अब इनके पास तो खुली छूट थी हर चीज़ की, तो सारे के सारे लोगों को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले। एट द एंड ऑफ वॉर 1945 ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस द लीग एंड देमसेल्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो 1945 के बाद से तो क्लियर हो गया था कि इंडिपेंडेंस मिलनी है, तो कांग्रेस लीग और अंग्रेज़ बात कर रहे थे कि कैसे होगी। तो टॉक्स जो है वो फेल हुए जा रही थी क्योंकि लीग जो है वो चाह रही थी कि वो मतलब मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लीग बात करे मुस्लिम लीग, बल्कि कांग्रेस में भी मुसलमान थे, कांग्रेस को तो ये एक्सेप्ट नहीं था क्योंकि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की तो पार्टी थी नहीं, वो तो सब सारे रिलीजन्स की पार्टी थी, उसमें तो मुस्लिम लीडर्स भी थे काफ़ी सारे। तो कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, मगर मुस्लिम लीग कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात हम करेंगे। इलेक्शंस जो थे प्रोविंसेस के वर हेल्ड इन 1946, फिर से इलेक्शंस हुए। कांग्रेस डिड वेल विद द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जिसमें सारे के सारे लोग हों, है ना, माइनॉरिटी वाले में नहीं। बट लीग की सक्सेस जो थी जहाँ पे रिजर्व सीट थी ना मुसलमानों के लिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब लीग वहाँ पे सक्सेसफुल रही थी। कैसे? क्योंकि 1940s के टाइम पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जब कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को अपनी तरफ कर लिया था मुस्लिम लीग ने उस समय पर। इट persisted with its demand for पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान तो हमें चाहिए, ये मुस्लिम लीग कहती थी। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-member मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। तो 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मतलब ब्रिटेन से आए थे कुछ लोग ये देखने के लिए कि किस तरीके से आज़ादी दी जाए और कैसे काम हो। बट कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो नहीं मान ही नहीं रही थी, मुस्लिम लीग को तो बंटवारा ही चाहिए था। ये मिशन ने सजेस्ट किया था कि इंडिया को जितना पॉसिबल हो सके उतना यूनाइटेड रखा जाए एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ इनटू अ लूज फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। तो भाई यूनाइटेड रहे और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को एक लूज सी फेडरेशन बना दे कि वो मतलब रहे इंडिया का पार्ट, मगर उनको सारी की सारी ऑटोनॉमी हो। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू अग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर द प्रपोजल। बट मुसलमान तो चाह रहे थे कि पूरी तरीके से अलग हो जाए, और जो कांग्रेस थी, मुसलमान मतलब मुस्लिम लीग एक पार्टी थी। मुस्लिम लीग चाह रही थी कि भाई पूरे तरीके से बंटवारा हो जाए देश का, और कांग्रेस चाह रही थी कि देश बिल्कुल अखंड रहे, एक रहे। तो पार्टीशन अब होना ही था देश का, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी की बात नहीं मान रही थी। जो कैबिनेट मिशन था वो फेल हो गया था। कैबिनेट मिशन ही तो आया था कि भाई सब कुछ सही से हम लोग इंडिपेंडेंस दे दे, बट वो फेल हो गया। मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि भाई वो मास एजिटेशन करेंगे और पाकिस्तान की डिमांड को जीतेंगे। मास एजिटेशन का मतलब है खूब वो करेंगे, दंगे हुए थे बहुत ज़्यादा। इट अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज द डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन राइट्स हुए, खूब दंगे हुए कलकत्ता में जो कुछ दिन रहे, हज़ारों लोग इसमें मर गए, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा दंगे मचे थे, बहुत बुरी हालत थी।
पूरे नॉर्थ इंडिया की काफ़ी सारे जो 100,000 ऑफ पीपल जो हैं उस समय मर गए थे। काफ़ी सारे विमेंस को काफ़ी ब्रूटल अनटोल्ड काफ़ी रेप्स हुए थे, एट्रॉसिटीज़ झेलनी पड़ी थी। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स। बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा दंगे किए थे मुस्लिम लीग ने उस समय पर। टॉर्न असेंडर फ्रॉम द होमलैंड्स, दे वर रिड्यूस टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स। तो रिफ्यूजी मतलब अपने ही घर को छोड़ करके अलग अलग जगह जाना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। पार्टीशन जो है वो इंडिया चेंज हो गया था, पार्टीशन में शहर बदल गए थे और एक नया देश बन गया था पाकिस्तान। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्सड विद पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। तो हमारे देश की आज़ादी तो हमें मिली थी मगर वो बहुत ही दर्द भरी आज़ादी थी। देखिए रिफ्यूजीज़ जो है पंजाब से आए हुए किस तरीके से इकट्ठा हो रखे हैं। तो चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं ना ये पढ़ लेते हैं एक बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए ये हैं मौलाना आज़ाद विद अदर मेंबर्स एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट सेवाग्राम 1942। तो मौलाना आज़ाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के। आज़ाद वाज बोर्न इन मक्का टू अ बंगाली फादर एंड अ अरब मदर, वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। आज़ाद was a scholar of Islam and an exponent of the notion of Wahadat-e-Din, the essential oneness of all religions. An active participant in Gandhian movements and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity, he was opposed to Jinnah's two-nation theory. तो ये जो मौलाना अबुल कलाम मौलाना आज़ाद थे ये पूरी तरीके से अपोज करते थे जो जिन्ना की थी टू नेशन थ्योरी की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान होना अलग होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीज़ का बिल्कुल विरोध करते थे मौलाना आज़ाद और ये कांग्रेस के मेंबर थे। अब ये देखिए यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर गांधी जिन्ना टॉक्स इन 1944। तो वेटरन यानी कि नेशनलिस्ट थे काफ़ी बहुत ही लंबे समय से। सॉल्ट सत्याग्रह के लीडर थे साउथ में सी राजगोपालाचारी, जिनको पॉपुलरली राजा जी के नाम से जाना जाता है। मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट जो बीच होती ना कि सरकार अभी आज़ाद नहीं हुआ है उससे पहले की जो सरकार बनी थी 1946 में, उसके भी मेंबर थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे हमारे देश के सी राजगोपालाचारी। अब ये देखिए ये हैं जिन्ना इधर। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज महात्मा गांधी के साथ है 1944 में अम्बासडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मतलब 1920 तक तो ऐसा गांधी जी इनको कहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अम्बासडर हैं, बहुत ज़्यादा ये एकता की बात करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। बट लखनऊ पैक्ट भी इन्होंने ही एक तरह से साइन किया था कि हिंदू और मुसलमान साथ में होंगे इन्होंने। बट ही रीऑर्गेनाइज मुस्लिम लीग आफ्टर 1934 एंड बिकम मेजर स्पोक्स पर्सन फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। पहले तो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की ये बात किया करते थे जिन्ना, बट 1934 के टाइम के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी और फिर तो सिर्फ पाकिस्तान की ही बात किया करते थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे देश की आज़ादी में। पटेल हेल्ड फ्रॉम इम्प्रोविज्ड पीजेंट प्रोप्राइटर फैमिली ऑफ Nadaid, Gujarat, a foremost organizer of freedom movement from 1918 onwards. Patel served as president of Congress in 1931. 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये रहे। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और हमारे देश की जो हमारे देश के जो टुकड़े होने से बचे ना, उनका एक सबसे बड़ा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे पहले। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये बैठे हुए हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी के साथ बात कर रहे हैं बॉम्बे सेशन जुलाई 1946 में। गांधी जी डिसाइपल अ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड अ इंटरनेशनलिस्ट, नेहरू वॉज अ लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड ऑफ फ्री इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो जो गांधी जी के डिसाइपल थे, मतलब गांधी जी को ये अपना गुरु मानते थे नेहरू, और कांग्रेस सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, इंटरनेशनलिस्ट यानी कि पूरी दुनिया में इनको माना जाता था। नेहरू जो थे वो आर्किटेक्ट कहे जाते हैं हमारे पूरे नेशनल मूवमेंट के। इंडिया की जो इकोनॉमी थी, पॉलिटी थी, किस तरीके से हमारा देश चला, वो इनके ही हाथों में रहा था कई सालों तक आज़ादी के बाद। जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होती है? इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट विद नो रिजर्वेशन फॉर एनी रिलीजन और अदर कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, वो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो ये देखिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे हाँ एक ये और बचा है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे पश्तून लीडर थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो फ्रंटियर वाले इलाके होते हैं जो बॉर्डर के एरिया होते हैं। अब ये पश्तून जो है ये वाला रीजन आता है अब पाकिस्तान में। इनके कलीग्स थे ये
पीस मार्च थ्रू बिहार मार्च 1947 में ये आए थे। पीस मार्च मतलब शांति की मार्च निकालने के लिए। ऑल्सो नोन एज बादशाह खान, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार्स, अ पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अलॉन्ग द पठान्स ऑफ हिज प्रोविंस। बादशाह खान वॉज स्ट्रांगली अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ही क्रिटिसाइज हिज कांग्रेस कॉलीग्स फॉर अग्रीइंग टू 1947 डिवीजन। तो इन्हें बादशाह खान या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही मतलब बिल्कुल गांधी जी के फॉलोअर थे। ये नॉन वायलेंट तरीके से अपने स्ट्रगल के इनके मेथड थे, और इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके साथ जो काम करते थे, ये खुदाई खिदमतकार सब पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो उन्होंने पठान में चलाया था, उधर पख्तूनवा प्रोविंस में, जो आपकी पाकिस्तान में आता है। अब हो गया फाइनली चैप्टर कंप्लीट। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।